देखो, इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इंटर नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क सच दैट एनी पेयर ऑफ होस्ट इन द कनेक्टेड नेटवर्क कैन एक्सचेंज मैसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्डवेयर लेवल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। कि यहाँ पर क्या है कि हम जो इंटर नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, क्या होता है, जैसे इंटरनेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कनेक्शन ऑफ बहुत सारे नेटवर्क, जहाँ पर उन्हीं जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको हम होस्ट बोल देते हैं। होस्ट क्या होते हैं, होस्ट को ही हम क्लाइंट और सर्वर बोल देते हैं। तो जब इनके बहुत सारे पेयर्स में हम काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क का कनेक्शन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, वो पेयर्स में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग होस्ट है, बहुत सारे लोग क्या है हमारे पास क्लाइंट्स है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे इंटर नेटवर्किंग। अब यहाँ पर क्या है, द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड अन इंटरनेट वर्क। कि यहाँ पर क्या है, जो भी आपके रिजल्टिंग सिस्टम जो भी आपका बन रहा है उसको हम बोलेंगे इंटर कनेक्शन, मतलब उनके बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, और उसी को हम इंटरनेट वर्क बोलेंगे, और सिंपली अन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट वर्किंग और इंटरनेट इज़ अ सेम कॉन्सेप्ट, उन्हीं चीज़ों को हम इंटरनेट बोलते हैं। बस यही है कि इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे नेटवर्क जहाँ पर होस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वो मैसेज भी हो सकता है, वो कोई फाइल भी हो सकती है, या फिर कोई अदर चीज़ भी हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में चलते हैं इंटरनेट एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, है ना। तो जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, चाहे आप अपना सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम ले लो, चाहे आपका फ़ोन हो गया, सबके पास में जो भी चीज़ जो है वो क्या कर रही है, इंटरनेट को एक्सेस कर रही है, तो उसके पास में एक इंटरनेट का आईपी एड्रेस ज़रूर होगा। आप अपने फ़ोन में भी अबाउट सेक्शन में जाकर देखोगे ना, तो आपको मे बी शायद मिल जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या है आपके फ़ोन का। यहाँ पर पहले जो आईपी एड्रेस थे वो हम वर्जन 4 के अंदर यूज़ करते थे। अब जो आईपी एड्रेस आते हैं वो वर्जन 6 के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा जो डेटा है, ठीक है, जब IPv4 था तो उस टाइम पे हम 32 बिट का डेटा जो है वो मतलब आईपी एड्रेस रखते थे। अब जो है हमारे पास में 128 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है, यानी कि 128 बिट का मतलब हो गया 2 की पावर 128। तो 2 की पावर 128 अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। जब 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 1024 को आपको क्या करना है, 128 टाइम्स, मतलब इसको 2 की पावर को 128 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा नंबर है कि इसमें जितने भी आज के टाइम पे या फिर इन फ्यूचर जितने भी लोग होंगे, मे बी बहुत सारे लोगों को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब इतने सारे लोग एक टाइम पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑल द कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट नेटवर्क कम्युनिकेट विद ईच अदर विद अंडरग्राउंड और अंडर वाटर केबल और वायरलेसली। यहाँ पर जो क्या है, जो भी आप इंटरनेट वर्क कर रहे हो वो कैसा है, कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर अंडर वाटर हो। ठीक है, अंडरग्राउंड का मतलब कि ज़मीन के अंदर है या पानी के अंदर से केबल जा रही है, या वायरलेसली में मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू पे हम इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं। इफ़ आई वॉन्टेड टू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट और लोड अ सब वेब पेज or literally do anything related to the internet, my computer must have an address so that other computer can find and locate mine in order to deliver that particular file or web page that I am requesting. In technical term, the address is called IP address or internet protocol address। कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारे घर का कोई एड्रेस होता है वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें कोई सामान जो है वो इस घर पर पहुँचाना है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसमें हम पूरे अपने पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिन कोड, गली नंबर, हाउस नंबर, इन सब की हेल्प से। तो ऐसे ही सेम क्या है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर। वो जो हमारा सोर्स होगा उसके पास अलग होगा, जो डेस्टिनेशन होगा उनके पास में अलग होगा, ताकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके और वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास में जाए जहाँ उसे जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह ना जाए। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, आईपी एड्रेस की हेल्प से, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब यहाँ पर जो आईपी डेटाग्राम्स होते हैं सेंड डायरेक्टली टू देयर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस। की यहाँ पर जो भी आपके आईपी एड्रेस है, ठीक है। मिनट, वो पीपीटी शो नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट, इधर से तो चल रही है वैसे।
अब हो रही है? नहीं मैम। रुक जाओ। पहले हो रही थी? हाँ मैम, पहले हो रही है, हाँ अब हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरनेट एड्रेस है वो क्या है हमारा, आईपी डेटाग्राम सेंड डायरेक्टली टू देयर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस क्लास ए बी सी। इस तरीके से हमारे जो है आईपी एड्रेस अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, उनके अंदर हम इंटरनेट की हेल्प से इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। आईपी डेटाग्राम सेंड देयर देयर मल्टी कास्ट एड्रेस, जिसके अंदर हमारा जो आता है क्लास डी आता है। यहाँ पर देखो हमारे पास में जो मतलब उसके लिए बनाए गए हैं जो पर्टिकुलर हमारे होस्ट है जिनको हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है, उसको हम ए बी सी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जो हमारा है क्लास फुल आईपी एड्रेस, लेकिन जो हमारा क्लास लेस आईपी एड्रेस है जो हमारा IPv6 के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर कोई क्लासेस डिफाइन नहीं की गई है। अब यहाँ पर जो हमारा आईपी एड्रेस है जिसके अंदर क्लास डी में आता है, जो वो क्या होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए स्टोर कराया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ई होता है जो साइंटिफिक एंड रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाकी यहाँ पर जो हमारे आईपी एड्रेस है जो ए बी सी है उन्हीं को हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, पर हम उसको भी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पहले इंटरनेट को स्टार्टिंग से ऐड मतलब यूज़ करती आ रही हैं, क्योंकि एक टाइम से आप क्या कर नहीं सकते, जैसे IPv4 और IPv6 है, हम पूरी तरीके से ना IPv6 के अंदर पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकते। धीरे धीरे उस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से कन्वर्ट कभी अभी तो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज क्योंकि देखो कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे हमारा जो RBI है, ठीक है, वो क्या है अभी भी IPv4 के कुछ चीज़ जो IPv4 है एड्रेस उसको यूज़ करता है, ठीक है। ऐसी हमारी रेलवे है उसके अंदर भी यूज़ करता है, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बहुत पहले से किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो IP एड्रेस के थ्रू उसको पहले से सेटल डाउन किया गया है। तो उसके बेसिस पे अगर हम उसको अभी चेंज करने लगे, अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा उनके पास में ऑलरेडी रखा हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर, हमारी बाकी सारी डिटेल्स, तो वो क्या है IPv4 के थ्रू हमें भेजते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर हम पूरी तरीके से अगर उसको चेंज कर देंगे तो एक दिन दो दिन मतलब इसको हमको करने के लिए हमें महीनों भी लग सकते हैं, क्योंकि हम पूरी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे IPv6 में, तो उसको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एंड देन हम उसको सेटल डाउन करेंगे। तो उसमें हमें बहुत सारा दिक्कत झेलने को दिख सकता है। जैसे कि अगर हम पूरी तरीके से उसको कन्वर्ट करने लगे ना, तो वहाँ पर हमारा मतलब जितने टाइम तक ये चीज़ चलेगी तो उतने टाइम तक हम कहीं से भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, ना ही तो बैंक से कर सकते हैं, ना ही तो कोई हम ATM यूज़ कर सकते हैं, और ना ही UPI ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये चीज़ होना इम्पॉसिबल है। तो धीरे धीरे हम इसको कर सकते हैं, पर एक ही झटके में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा किया तो हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना वाली सिचुएशन आ गई थी, उससे भी ज़्यादा बुरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना में हम पैसे तो निकाल पा रहे थे ना, इंटरनेट तो एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो हम 2-3 महीने बिना पैसे निकाले कैसे रहेंगे, मतलब हमारे सारे खर्चे उसी से चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, जो IPv4 है और IPv6 है उन दोनों के बीच में कन्वर्टर्स लगाए, कि जो IPv4 है उसको हम IPv6 की हेल्प मतलब IPv6 के अंदर कन्वर्ट कर सके, ताकि उसको समझ में आए कि ये कौन से एड्रेस पे भेजनी है इन्फॉर्मेशन। अब इन दोनों के बीच में ऐसे कन्वर्सन के लिए हमने कुछ मतलब कुछ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो IP एड्रेस है उनको चेंज किया जाता है वर्जन 4 से वर्जन 6 में, और वर्जन 6 से वर्जन 4 में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं है कॉन्फ़िगरेशन इन IP एड्रेस की, जब हम क्या करते हैं कोई भी आप सिस्टम देखोगे या कुछ भी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारी IP एड्रेसेस है वो कैसे देखते हैं, तो कमांड लाइन बेस देख सकते हैं, मेन्यू इंटरफेस से देख सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस देख सकते हैं, या फिर सेंट्रल सर्वर्स के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। अब देखो जो ये सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशन है IP एड्रेस के, ये क्या है, जैसे हम क्या है अभी अभी विंडोज़ में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें विंडोज़ में IP एड्रेस देखना है तो हम कैसे देखेंगे, मेन्यू बेस ना, जैसे अगर हमें IP एड्रेस देखना है तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाके। हाँ, तो चलते हैं कंट्रोल पैनल पे, चलो प्रॉपर्टीज से जाके देखते हैं।
तो दिख नहीं रहा कि आ रही है वैसे। यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है क्या, नहीं इधर नहीं आएगा। नेटवर्किंग इन इंटरनेट है ना, तो यहाँ तो नहीं आ रहा। आने दो, इसमें ही चाहिए। देखो ये क्या है, आईपी असाइनमेंट की, ये किसकी बेसिस पे है, DHCP, ठीक है, जिसमें हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होते रहता है डायनामिकली। अभी यहाँ पर देखो IPv6 दिखा रहा है और IPv4 दिखा रहा है, मतलब हम दोनों में ही, यानी कि यहाँ पर जो IPv4 है उससे हम IPv6 में कन्वर्ट करते हैं, IPv6 को हम IPv4 में कन्वर्जन करके, मतलब उससे हम अपने काम को कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, डोमेन नेम 4 सर्वर्स के बारे में बता रखा है, ये हमारा मैक एड्रेस है, तो इससे हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि हम क्या चीज़ इसके अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें कोई कमांड नहीं मतलब कुछ भी एंटर नहीं करना पड़ा, बस हम गए और हमने GUI की हेल्प से अपना जो है पूरा जो विंडोज़ के अंदर IP एड्रेस था उसको हमने कॉन्फ़िगर किया। लेकिन जब हम कमांड लाइन की बात करते हैं, जैसे हम लाइनेक्स पे काम करते हैं या फिर MS DOS पे काम करते हैं या राउटर्स हैं आपके पास में, तो उसके अंदर कोई GUI नहीं होता, तो वहाँ पर हमें कमांड लाइन की हेल्प से उसके बारे में पता करना पड़ता है कि राउटर का IP एड्रेस क्या है, कोई डिवाइस है उसका IP एड्रेस क्या है। MS DOS के अंदर भी हमारे पास में कमांड बेस्ड होता है वो, ठीक है, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें कैसे करेंगे, कमांड लाइन की हेल्प से, मतलब इसके लिए हमारे पास में कुछ कमांड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा IP एड्रेस है। अब उसके बाद में मेन्यू इंटरफेस, राउटर डिवाइसेस, यूनेक्स या फिर नेटवेयर सर्विस या फिर MS DOS के अंदर हम मेन्यू इंटरफेस के थ्रू भी देख सकते हैं। GUI इंटरफेस, जिसमें जैसे अभी हमने देखा वो विंडोज़ में होता है। डायनेमिकली असाइन DHCP एंड बूट पी प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म की, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर जाकर भी इसको असाइन करा सकते हो, देख सकते हो अपने पर्टिकुलर सिस्टम का IP एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास है TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल वो मॉडल है जिसको हम रियली में अपनी अपनी जो डेली लाइफ में जो हम इंटरनेट की सर्विसेज लेते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब TCP IP मॉडल की हेल्प से होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आर कॉमनली रेफर टू ए कलेक्टिवली एज TCP IP, और TCP रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड एंड टू एंड रिलायबल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो TCP IP मॉडल है, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है और OSI मॉडल से रिलेटेड आता है, दोनों में से या तो दोनों आ जाएंगे या फिर कोई एक आएगा। अब यहाँ पर जो TCP IP मॉडल है उसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, कहीं पर आपको ये 4 लेयर देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको ये 5 लेयर्स देखने को मिलेगी। बस दिक्कत यह है कि कहीं पर जब आपको 5 लेयर्स देखने को मिलती है तो ऊपर की 3 लेयर्स आपकी हमेशा सेम रहेगी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और जो बाकी अगर कहीं 4 देखने को मिल रही है तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी आ सकता है, ठीक है, उसको ये बोलेंगे। और दूसरी एक लेयर मतलब इसके अंदर हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे, मतलब डेटा लिंक लेयर, होस्ट लेयर बोल सकते हो, नीचे वाली को हम फिजिकल लेयर बोलेंगे। मतलब इसको कहीं पे 4 दिखाया जाता है और कहीं पर 5 दिखाया जाता है। कभी मतलब जो हमारा फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, उसको हम एक साथ में कंबाइन करके होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं। तो हमारी बुक में 4 लेयर वाला डायग्राम है, तो हम इसको 4 लेयर के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। अब उसके बाद में जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वो क्या है, यूज़र को बताते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करें, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर वो किस पे तैयार होता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे बना जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम करती है। जो नेटवर्क लेयर है ये बताती है कि हम यहाँ पर मतलब एक तरीके से उसके रूट को आइडेंटिफाई करती है। जो हमारी होस्ट टू नेटवर्क लेयर है ये क्या करती है, जो भी एरर्स होती हैं, मतलब एरर को कंट्रोल करती है, ठीक है, डेटा के अंदर उसको देखती है कि हमारा डेटा जो है वो कैसे फ़्लो करेगा, ठीक है,
और हमारा कनेक्शन करने के बाद में जो डेटा जो है वो सिग्नल्स या फिर बिट के फॉर्मेट में जाएगा। ये हमारा होस्ट टू नेटवर्क लेयर जो है वो देखती है। तो यहाँ पर हमारे ये 4 लेयर्स हैं, इनकी हमें वर्किंग देखनी है और उसके साथ में इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर लेयर पे डिफाइन किए जाते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एडिशनल TCP/IP रिलेटेड प्रोटोकॉल जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें ये हेल्प करेगा FTP। जैसे अगर कभी आपने देखा हो तो अभी चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे और देखते हैं कि हमें यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। ये अब इसका नेम थर्ड वाला डाउनलोड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर क्या है, हम इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंकेबल जो टेक्स्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कि हम जो टेक्स्ट को है एक जगह से दूसरी जगह पे कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन कहीं और जाएगी। आप देखोगे तो HTTP लिखा होगा, लेकिन जब हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है FTP, या फिर हम उस फाइल को कहीं भेजते होते हैं या फिर कहीं से ला रहे होते हैं तो उस पर लिखा होता है FTP। इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है NFS, नेटवर्क फिलिंग सिस्टम। ये क्या करता है, नेटवर्क्स को फिलिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद में टेलनेट, रिमोट एक्सेस के लिए, मतलब जैसे हम यूज़ करते हैं ना AnyDesk वगैरह, उसमें रिमोट टर्मिनल एमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है UDP, यूज़र डेटाग्राम, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को जब शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये क्या होती है, हमारी जो TCP होता है उससे ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, मतलब रिलायबल नहीं होती है। इसके अंदर कोई कनेक्शन ओरिएंटेशन नहीं होता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जब OSI मॉडल के अंदर दोबारा से हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे उनके बारे में, तो यहाँ पर जो UDP है वो क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता। जैसे कि हम कभी, जैसे अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट, तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है अगर बीच में कहीं मेरी आवाज़ ब्रेक हो जाती है वो आवाज़ चली जाएगी, वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेल में आप कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो तो वो मेल हमेशा आपको मिलेगा, वो मेल कभी भी जाएगा नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये मेल जो है वो पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, बीच में नेटवर्क इशू आता है या फिर आप कहीं चले जाते हो, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ब्रेक हुई, तो उस पर्टिकुलर आवाज़ को जो ब्रेक हुई है उसको आप दोबारा से लाकर नहीं देख सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को, जहाँ पर भी हमारे रिसीवर होगा। तो ये हमारा क्या होता है, UDP, जहाँ पर हम यूज़र डेटाग्राम को ट्रांसफ़र करें, मतलब इसको बोलते हैं UDP, यूज़र डेटाग्राम। उसके बाद में है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हम ईमेल के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये, जो मेल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में हेल्प करता है। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, इंटरनेट पे आपके मैसेजेस को कंट्रोल करता है, जैसे हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू। RIP क्या करता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, कि ये जो राउटिंग है कि भाई कहाँ पर इसको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद में है ARP एंड RARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा कि जो भी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं, मीन्स जो भी हमें इन्फॉर्मेशन को भेजना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, पहले हम इन्फॉर्मेशन, देखो कहीं से भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जैसे अभी हम वेब इस पे जाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक पूरा वो लिखा हुआ है, लिंक है ना। अब यहाँ पर पूरा ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा जो हमारा ये पूरा URL है, इसको कॉपी करके ना अपने रूट जो भी इसका
सर्वर होगा उसके पास में भेजेगा, उसको बोलते हैं हम डोमेन नेम सर्वर रिजॉल्वर होता है वो, ठीक है, जो क्या करता है इस पूरे डोमेन नेम को या फिर इस पूरे यूआरएल को रिजॉल्व करेगा कि ये किससे रिलेटेड है, कहाँ जाएगा, क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन, उसको पूरी तरीके से डिटेल करेगा और उसके बाद में उसको अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करेगा। कि जैसे अगर हमारा रूट में क्या है, जैसे हम डोमेन नेम लिखते हैं, अगर आपको पता हो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम पता है कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो उसके ऊपर उसका डोमेन नेम आता है। हाँ मैम, जैसे डोमेन नेम होता है। हाँ, तो ये देखेगा कि भाई इसको कहाँ पे भेजना है, ये एड्रेस है भी या नहीं है, या फिर ये एड्रेस जो है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजॉल्व करके रखा गया, रिजर्व करके रखा गया है, तो उस चीज़ के ये है रिजोल्यूशन देगा कि हमें इस पर्टिकुलर एड्रेस का क्या करना है, इससे इन्फॉर्मेशन लेकर भी आनी है या नहीं लेकर आनी है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सब कुछ हमारा जो है इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम करते हैं। उसके बाद हमारा NFS था, जो शायद मैंने बताया नहीं, दिस डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या होता है, जो NFS होता है वो क्या होता है, नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र है, वही कह रही थी, इसमें कुछ गलत है, फाइलिंग लिख लो या फाइल लिख लो। ये क्या करता है, जो हमारा लोकल होस्ट होता है वहाँ से हमारा जो क्लाइंट है या कंप्यूटर सिस्टम है उस तक कोई भी नेटवर्क की हेल्प से उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सेस कर पाते हैं। जैसे हम अपलोड करते हैं ना अपनी फ़ाइल, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम की हेल्प से हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर पाते हो, क्लाइंट जो है अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर पाता है, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पाता है ऑनलाइन, अगर वो नेटवर्क की हेल्प से उसको यूज़ कर रहा है तो, ठीक है। जैसे हम अपनी ड्राइव पे अपनी फाइल को ओके मैम। सेव नहीं कर देते और उसके बाद में उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बिना इंटरनेट के वो चलता नहीं है। अब इसके बाद में है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये हमारे कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम FTP बोलते हैं, जो हमें फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, चाहे वो आपकी कैसी भी फाइल हो, ठीक है, MP3 हो, MP4 हो या जो मर्जी फाइल हो, सिंपल टेक्स्ट हो, PDF हो, JPG फाइल हो, कुछ भी हो, तो उन सबको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। फिर है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या है, इसी का एक आप बोल सकते हो कि हेल्पिंग हैंड है। उसके बाद है टेलनेट, जो हमें रिमोटली एक्सेस करने में हेल्प करता है। फिर रिमोट लॉगिन, जो मतलब टेलनेट का आप बोल सकते हो, जैसे टेलनेट है सेम वैसे ही रिमोट लॉगिन भी आप कर सकते हो। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम ईमेल के बारे में जानते हैं। अब ईमेल के भी बहुत मैम सारे टेलनेट होते हैं। क्या है? हाँ, रिमोट लॉगिन, जैसे मैं आपका टेलनेट क्या कोई है? भी चीज़, जैसे आप अपनी क्या कर सकते हो, टेलनेट के थ्रू आप अपनी स्क्रीन भी किसी दूसरे पर्सन को एक्सेस करा सकते हो। लेकिन रिमोट लॉगिन में क्या है, मैं आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दूंगा, तो आप अपना कोई भी, अगर मेरा टेलीग्राम खोल के देखना है, टेलीग्राम चेक कर सकते हो, ठीक है, बाकी सारी डिटेल भी चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रिमोट लॉगिन। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम ईमेल यूज़ करते हैं। ब्राउज़र बेस्ड ईमेल, जो हमारे मतलब ब्राउज़र के बेसिस पे चलती हैं, जैसे ईमेल जो हम जीमेल यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र बेस्ड ईमेल हो गई। अब यहाँ पर जो हमारी कुछ ऐसी ईमेल्स भी होते हैं जैसे आउटलुक वगैरह है, वो ब्राउज़र बेस्ड नहीं होती, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसी के अंदर काम होता है। फिर है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहाँ पर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट मेल के एक्सटेंशन बनाए जाते हैं, .co.in, मतलब इस तरीके से उसको चेंज किया जाता है, अपने अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकते हो। अब इसके बाद में है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हमें पता है क्या होता है, जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड, कौन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, द WW स्टार्टेड बाय यहाँ पे CERN CERN इन 1989 में WW जो है वो स्टार्ट हुआ था। WW इज डिफाइंड इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि जितनी भी वेबसाइट्स आपके पास में इस पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, वो चाहे छोटी वेबसाइट्स हो चाहे बड़ी वेबसाइट्स हो, वो सब के सब वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्या सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स आप यहाँ पर देख सकते हो।
कंटेनिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय लोकल सर्वर्स और कंप्यूटर, कि जो भी आपके लोकल सर्वर्स हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, आपकी छोटी सी एक वेबसाइट बनाकर उसको पब्लिश करा दिया तो आप इसकी हेल्प से उसको एक्सेस कर पाओगे। वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग हाइपरलिंक विच आर HTML format and also refers to the hypertext. These are the fundamental unit of the internet and are accessed through Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Such digital connection or links allow user to easily access desired information by connecting relevant piece of information. The benefits of hypertext is to allow you can pick a word or phrase, जो भी पैराज आपका है, फ्रॉम द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द अदर साइड दैट यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, तो मुझे ये उस वेबसाइट से लिंक करा देगा जहाँ से मैंने इस इंफॉर्मेशन को लिया है या फिर ये कहाँ से क्लिक करा है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हाइपर टेक्स्ट है वो क्या होता है, वो ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो वो कहीं और लेकर आपको चले जाएगा, यानी कि वो क्लिकेबल या फिर लिंक होते हैं जो किसी एक वर्ड के फॉर्मेट में आपको दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो बड़ा बनाया गया है, जैसे हम हाइपरलिंक जो है वो मतलब MS ऑफिस में जितने भी होते हैं आप वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जितनी भी आप वेबसाइट देखोगे ना, चलते हैं वेब ब्राउज़र में, कुछ एक चीज़ सर्च करते हैं, MCS 022, ठीक है। यहाँ पे जब हम सर्च करें तो यहाँ पर देखो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास में आई हैं, ये सब क्या है, हमारे हाइपर टेक्स्ट, तभी तो यहाँ लिखा होता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चला जाएगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ में आया, क्लिकेबल टेक्स्ट। जी मैम। तो ऐसे ही जब ये बहुत सारे क्लिकेबल टेक्स्ट मिलकर एक वेब पेज बनाते हैं, फिर उन वेब पेज का कलेक्शन हमारा वेबसाइट बनता है, और जो वेबसाइट है वो जितनी भी वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबको हम बोलते हैं, जब इनका सबका कलेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। की जितनी भी वेबसाइट्स आपकी इस पूरे वर्ल्ड पर एग्जिस्ट कर रही है वो सब आपकी इसमें देखने को आपको मिल जाती है। आप जब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालने के लिए बैठोगे, चाहे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही क्यों ना हो, अब आप वो मतलब वेबसाइट का मीनिंग भी निकाल के वो सिर्फ वेबसाइट टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है, या वेबसाइट कहीं पर मतलब कहीं पर भी एक ऐसा वर्ड जो है वेबसाइट कहीं पर भी लिख दिया गया है पेज पे भी, तो उसको भी वो क्या है एक तरीके से कनेक्ट करा देगा। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक जो है वो इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, आप बहुत सारे लिंक देख भी सकते हो। अब यहाँ पर जो इवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, तो वो कैसे हुआ, धीरे धीरे करके हर चीज़ चलती है। जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करो तो स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन आपके पास में सिर्फ कैसे था कि आप उससे सिर्फ कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन इतने एडवांस हो गए कि आजकल हम मतलब मोबाइल फ़ोन को अपने सिर्फ साउंड वॉइस के थ्रू भी चला सकते हैं। कि भाई अगर आप इस पर यूज़ करते हो, क्या होता है ओके गूगल, है ना, तो उसकी हेल्प से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कहीं पे कॉल कर सकते हो, अगर कुछ चलाना है तो वो चला सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास में आईफोन है तो उसके अंदर भी आपके पास में एक सिरी होती है ना, जो आपके सारे काम करके दे देती है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। क्या? हाँ मैम होते हैं। ठीक है। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो अचानक से इतना पावरफुल और इतना अच्छा नहीं हो गया, उसमें भी बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए हैं। जैसे सबसे पहले था हमारे पास वो वेब 1.0 जिसको यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे पास वेबसाइट्स आती थी उसमें सिर्फ आप उसको रीड कर सकते थे, उसके अंदर कोई कमेंट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। अभी तो हम मतलब इस ईरा में है कि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें हमें लगता है कि कितनी इजी है ना, लेकिन जब इसको स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ये इतनी इजी नहीं थी। एक मिनट रुकना।
अब उसके बाद में हमारे पास में आया वेब 2.0, जिसके अंदर आप रीड भी कर सकते हो और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या उसको कोई सजेशन देना है तो वहाँ पर आप उसको राइट करके उसको बता भी सकते हो। फिर हमारे पास आया वेब 3.0, जो क्या है, द सिमेंटिक वेब है, जिसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में, मतलब उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़कर। अब इसके बाद में आपके पास में आया वेब 4.0, जो क्या है, सिम्बायोटिक वेब है, जिसके अंदर इट इज़ ऑब्वियस दैट द वेब इज मूविंग टूवर्ड यूजिंग एआई टू बिकम एज एन इंटेलिजेंट वेब। कि यहाँ पर क्या है, जब आप किसी भी वेबसाइट के अंदर उसको ओपन करते हो तो आपके पास में एक छोटा सा आइकन यहाँ पे साइड में दिख जाता है कि आप उसे चैट कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछनी है तो वो वहाँ से जाके आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूज़ कर करके आजकल वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है www वो बहुत ज़्यादा इवेल्युएट हुआ है और आजकल वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अब इसके बाद में हमारा आता है डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जो क्या है, होस्ट नेम होता है। क्योंकि हम देखो आईपी एड्रेस अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि जितने भी आपके सिस्टम है, चाहे आपका पीसी हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो सब जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो सबके पास में एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। पर यूनिक आईपी एड्रेस की हेल्प से किसी चीज़ को सर्च कर पाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी देखोगे तो आपके पास में कितने सारे फ़ोन नंबर्स हैं जो याद है आपको। मैक्स हो गए 5 या इससे ज़्यादा 10, मैक्स है 10 से ज़्यादा तो रेयर ही कोई पर्सन होगा जिसको किसी और का फ़ोन नंबर याद होगा। क्योंकि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, बस इन लोगों के फ़ोन नंबर्स याद करते हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूसली कॉल्स जो हैं वो लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास कोई फ़ोन नंबर हमें याद नहीं होते। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर जो इतने सारे हमारे पास आईपी एड्रेस हैं उनको याद कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। जिसके लिए, क्योंकि देखो अब यहाँ पर हम आईपी एड्रेस की बात करें, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा रेयर ही कोई पर्सन होगा जिसको कोई फ़ोन नंबर याद भी होगा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे हम लाइफ में कितने सारे लोगों से मिलते हैं बचपन से लेकर आज तक, 100, 20, मतलब 100, 50, 150, 200, 300, 400, इससे ज़्यादा लोगों के नाम आपको याद होंगे। अगर आप कभी काउंट करने लगोगे तो 100, 200 से ज़्यादा लोग होंगे जिनके नाम आपको याद है बाय फेस या कैसे भी करके, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आईपी एड्रेस को याद करना इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर उसी चीज़ को जब हम नेम के थ्रू याद रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सेम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास में डोमेन नेम सिस्टम आता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करते हैं एंड देन उसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास में जा पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं इसके। जैसे सबसे पहले हमारा रूट होता है, उसके बाद में हमारे पास टॉप लेवल्स होते हैं जिसको हम TLD बोलते हैं, जो क्या है, किसी एक रीज़न से रिलेट करते हैं, मतलब कि वो बताएगी कि आप किस चीज़ से जुड़े हुए हो। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एकेडमिक है, क्या है आपका पर्पस, किस चीज़ से रिलेटेड आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड लेयर डोमेन लोकली, कि भाई उसके बाद में आप किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हो, उसका नाम अगर कुछ देना है, उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, उसका नेम। उसके बाद में है सब डोमेन, कि मतलब आप किस नेटवर्क से रिलेट करते हो। जैसे अगर हम इसके अंदर, फिर उसके बाद में रिजल्ट आता है, तो अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो क्या है, support.computerhub.com। इससे पता लगता है कि इस वेबसाइट का जो नेम है सब डोमेन है सपोर्ट, फिर उसके बाद में जो इसका डोमेन नेम है दैट इज़ कंप्यूटर होप, और वो किस रीज़न से डिनोट कर रहा है, .com। ठीक है, .com क्या बताता है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। .edu बताएगा कि ये एजुकेशनल वेबसाइट है। .org बताएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे अगर आप कभी इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें लिखा होता है ignu.ac.in, है ना, सर्च ही कर लेते हैं, देखो। यस मैम। क्योंकि हमने बहुत बार जब से इग्नू में एडमिशन लिया तब से हम इसको कर ही जा रहे हैं, ignu.ac.in यही लिखते हैं ना। तो यहाँ देखो सब में आ रहा है ना ignu.ac.in, तो इसकी वेबसाइट पे भी जाता है।
तो ये जो हमारी वेबसाइट होती है क्या बताती है, इग्नू इज़ द डोमेन नेम। एसी बता रहा है कि ये किस पर्टिकुलर पर्पस से बनी हुई है, यानी कि अकेडमिक पर्पस से बनी हुई है। आईएन बताता है कि ये किस रीजन से डिनोट करे, कहाँ इसका रूट है, यानी कि ये इंडिया से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये अभी चल नहीं रही है, चल गई, देखो है ना, आ गया ना हमारे पास में। www क्या बताएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इग्नू नाम की एक वेबसाइट है जो एक एकेडमिक से रिलेटेड है और वो इंडिया से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर हम ढूंढना कहाँ से शुरू करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे फ्रॉम इन से हमें पता लगेगा कि वो इंडियन रीजन से है, फिर वो इंडियन में एकेडमिक है। अब देखो, अगर इसको रिजॉल्व करने लगेंगे क्वेरी को, एक तरीके से इसको क्वेरी मान के चलेंगे, तो यहाँ पर जब आप इसको ढूंढोगे तो हम सबसे पहले जाएंगे इन पे, ठीक है, यानी कि इंडियन रीजन से। अब यहाँ पर जितने भी बाकी सारी कंट्रीज की जो भी एकेडमिक या कुछ कुछ था, तो वो सब तो अपने आप में ही क्या हो गया, अलग सेपरेट हो गया। सेम वही चीज़ एकेडमिक में क्या होगा, अब इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कुछ एजुकेशनल से रिलेटेड होंगी, कुछ कॉमर्शियल से होंगी, कुछ अलग भी होंगी। अब उसके अंदर एकेडमिक में फिर ये जाएगा इग्नू के पास में, ठीक है, इग्नू से रिलेटेड मतलब इग्नू वेबसाइट जो है उसको ढूंढेगा, इग्नू डोमेन नेम को ढूंढेगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमें देगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डोमेन नेम काम करता है, ऐसे वो आगे चलता है। अब इसके आगे देखो, वर्किंग ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर देखो इसका वर्किंग कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ढूंढा www.geek4geek.org। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है www वर्ल्ड वाइड वेब है, geek for geek उसका नेम है वेबसाइट का जो हमें सर्च करनी है, और .org। ठीक है, हमने ये क्वेरी लिखी, जैसे अभी हमने हमारा www.ignu.in ac.in को सॉल्व करने, मतलब उसको वेबसाइट पे सर्च करने के लिए कुछ टाइप करना था। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको DNM जो हमारा DNS रिजॉल्वर होगा, डोमेन नेम रिजॉल्वर, उसके पास जाएगा, फिर ये उसके रूट को सर्च करेगा .in को, फिर उसके बाद में इसको भेज देगा, फिर उसके बाद में जो टॉप लेवल का था यानी कि उसका जो नेम था उसको सर्च करेगा, उसके बाद में जो अथॉरिटीज़ होंगी यानी कि उसके अंदर जो इग्नू है उसको सर्च करेगा, एंड देन उसको आगे भेज देगा सॉल्व करने के बाद में, फिर हमें उसका रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरीके से है जो डोमेन नेम सर्वर जो है वो काम करता है। पूरा डोमेन नेम रिजॉल्वर के पास जाता है, रिजॉल्वर उसको टुकड़ों में बांटता है, फिर वो सर्च करता है अपने अपने एंड पे और उसके बाद में हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक रह गया SNMP एंड UDP, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर हमारा ये वाला यूनिट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्लॉक 2 पे चलेंगे जिसके अंदर हमें लाइनेक्स पढ़ना है। ठीक है, जो हम कल ही करेंगे,